क्लास में आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने कोलिजन एज अ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, जिसके अंदर इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन हम लोग को क्या करना है, चेक कर रहे थे। इस इलास्टिक कोलिजन के अंदर आप लोगों ने दो परिभाषाएं पढ़ी थी, यानी दो डेरिवेशन करके दो वैल्यूज आपने निकाला था। द फर्स्ट वैल्यू वाज the velocity of separation, the relative velocity of separation is equal to the relative velocity of approach, ये आपने देखा होगा। और सेकंड था ये रिलेशनशिप जो आपने क्या किया था, मोमेंटम को कंजर्व किया था। ये निकाले थे जब काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व किया था, और ये निकाले थे जब मोमेंटम को कंजर्व किया था। ये दोनों इक्वेशन समझ जाने के बाद आगे हेडिंग डालिए, वेलोसिटीज ऑफ द बॉडी आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटीज ऑफ द बॉडी आफ्टर कोलिजन, राइट। फ्रॉम इक्वेशन 2, दिस वॉज इक्वेशन 2 जो आपने पहले से लिखा हुआ है, दिस वॉज इक्वेशन 2 एंड दिस वॉज इक्वेशन 1। आप इक्वेशन 2 में से v2 निकालिए, तो v2 इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, v2 इज इक्वल टू लिखेंगे u1 माइनस u2 प्लस v1, लिखेंगे नहीं लिखेंगे? आप v2 निकाल लीजिए और v2 को क्या कर दीजिए, यहां पर पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन 2 से आपने ये निकाला, इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए, और 3 में जो v2 की वैल्यू है उसको आप पुट कर दीजिए 1 में। यहां पे लिखिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ v2 इन इक्वेशन 1। जैसे आप इसे पुट करेंगे ध्यान से देखिए, m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 u1 माइनस u2 प्लस v1 माइनस u1, ये आपका इक्वेशन आ गया। अब इसके अंदर देखिए कुछ चीज अगर कट रही है तो उसे काट दीजिएगा, u1 u1 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहां आया m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू m2 माइनस m2 u2 प्लस m2 v1, ये इतना आपका निकल के आ गया। अब इसमें से एक ही अननोन है ना, दैट इज v1। v1 को आप एक जगह रख दीजिए, v1 को अगर आप एक जगह रखेंगे तो उधर उधर ले जाते हैं। m2 v1 प्लस m1 v1 इज इक्वल टू, बाकी सब चीजों को इधर ले आइए, m1 u1 प्लस m2 u2। यहां से आप v1 को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। और यहां से जब आप v1 निकालेंगे तो कितना आएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी 1 आफ्टर द कोलिजन। कोलिजन के बाद ये आपकी वैल्यू इस प्रकार से निकल के आनी चाहिए। दिस द वेलोसिटी विथ यू मस्ट गेट आफ्टर दिस। कोई छोटी सी गलती हुई है क्या, एक मिनट, यहां पर कुछ गलती है, वही मैं कह रहा, साला गलत तो हुआ ही है। ये u2 होगा ना, मैं कह रहा सब इतनी आसानी से कैसे हो गया। यहाँ पर u2 है, माने पूरा डेरिवेशन गलत है, ये माइनस u2 हो जाएगा। ये सबको मिटा दीजिए, लिखे नहीं थे ना कि लिख लिए थे, खैर अब लिख भी लिए थे तो भी मिटाना ही होगा क्योंकि यही गलती हो गई मेरे से। चलिए लिखिए, m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू m2 u1 माइनस m2 u2 प्लस m2 v1 माइनस m2 u2। बस अब आप क्या करिए, ये 1 वाले को एक साथ कर लीजिए और बिना m वाले को एक साथ कर लीजिए। तो 1 वाले को एक साथ करते हैं तो इधर ये नेगेटिव है, उधर ले जाइए पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको उधर ले जाते हैं और बाकी सबको इस तरफ ले आएंगे। तो उधर जब जाएंगे तो क्या होगा, m2 v1 प्लस m1 v1, तो इसको हमने उधर ले लिया तो बाकी सबको इधर ले आते हैं। तो इधर पहले से क्या लिखा हुआ है, m1 u1, अब ये इधर पॉजिटिव है, इधर आएगा तो क्या होगा, नेगेटिव, फिर ये इधर नेगेटिव है, इधर आएगा क्या होगा, पॉजिटिव, दैट इज m2 u2। ये इधर नेगेटिव है, उधर जाएगा क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा m2 u2। यहां तक अगर समझ में आ गया, यहां से आप क्या कर सकते हैं, v1 ब्रैकेट m1 प्लस m2, ये आपने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब जरा देखिए, यहां से मैं u1 कॉमन लेता हूं तो क्या बचेगा, m1 माइनस m2, और यहां से प्लस 2 टाइम्स, या आप ऐसा लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, प्लस 2 टाइम्स m2 u2, ये आपने लिख लिया। यहां से v1 जब लेके आएंगे तो क्या आएगा, देखिए u1 m1 माइनस m2 होल डिवाइडेड बाई
m1 प्लस m2 प्लस 2 टाइम्स m2 u2 बाई m1 प्लस m2. दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन. आफ्टर कोलिजन जो आपकी वेलोसिटी होगी वो यही होगी. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ कोलिजन, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर कोलिजन. और हमें क्यों इंटरेस्टेड, व्हाई वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग v1 एंड v2? क्योंकि यही दोनों क्या थे, अननोन थे, जिसे हमें निकालना है. m1 माइनस इन दिस एंड 2 ट्वाइस ऑफ दिस. वेरी गुड. चलिए, अब एक बार आपने ये डाल दिया तो v1 आपका निकल गया. नेक्स्ट हमारा क्या काम होना चाहिए, v2 निकालना. चलिए, ये अगर आपने डब्बे में बंद कर लिया है तो हम लोग अब v2 निकालते हैं. v2 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू एलिमिनेट v1. तो जब आप v2 निकालना है तो आप v1 को एलिमिनेट करना होगा. तो वापस से क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2, यहां पे आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं v1 इज इक्वल टू v2 माइनस u1 प्लस u2. ये आप v1 के जगह पर लिख सकते हैं. v1 को आप एलिमिनेट करेंगे. जब आप v1 को एलिमिनेट करेंगे यहां लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ v1 फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1. ठीक है, ये मिटा दूं, ये जो ऑलरेडी डेरिवेशन हुआ मिटा दें. सिर्फ ये लास्ट वाला एक्सप्रेशन मैं चाहता हूं आप ध्यान रखें. मैं इसको क्या करता हूं ना, ऊपर लिख देता हूं. ये v1 वाले एक्सप्रेशन को यहां पे लिख देता हूं. v1 इज इक्वल टू बोलते हैं, बोलिए क्या होगा, m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 टाइम्स u1 प्लस ट्वाइस ऑफ m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू u2. यही आया ना, यही है. बस मैंने क्या किया, थोड़ा अरेंज करके लिख दिया है. उससे क्या होगा, आपको आगे चल के फायदा होगा याद करने में. मिटा दूं इसे. चलिए, अब जब आपने v1 की वैल्यू वापस से आपने किस में पुट की है, इक्वेशन नंबर 1 में, तो आप यहां पे देखिए क्या होगा, m1 u1 माइनस, यहां पे आप v1 की वैल्यू पुट कर रहे हैं, v2 माइनस u1 प्लस u2 ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2. इसको जरा सा सॉल्व कर दें. m1 u1 माइनस v2 माइनस माइनस प्लस u1 माइनस प्लस माइनस v2 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2. अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए. m1 u1 माइनस m1 v2 प्लस m1 u1 माइनस m1 u2 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2. मुझे क्या अननोन है, मुझे v2 अननोन है. जहां जहां v2 है उसको एक तरफ कर दिए, चूंकि इधर नेगेटिव है तो उधर ले जाता हूं. उधर ले आऊंगा तो क्या होगा, m2 v2 ये उधर जाएगा प्लस m1 v2 ये इस तरफ आ गया. बाकी उधर वाली चीजों को इधर ले आते हैं. तो यहां पे जो पहले से लिखा हुआ उसको लिख लीजिए, m1 u1 ये आपने यूज कर लिया प्लस m1 u1 माइनस m2 u2 ये नेगेटिव था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस m2 u2. कुछ गलत हो रहा है, सही हो रहा है, देखिए तो. ये माइनस था, इधर आके प्लस हो गया. ये माइनस है, माइनस प्लस माइनस, ये प्लस है, तो यहाँ पे मैंने प्लस किया है. माइनस प्लस इज माइनस, और माइनस है तो ये u2 माइनस में है, ये इधर ही है. इसको अगर हम इधर लाएंगे, हाँ गलती हुआ ना, देखिए ये 1 होगा. वही मैं कह रहा, कुछ तो लफड़ा है. खैर अब ठीक है. बाकी इतना 1 2 3 4 माइनस है ना, इसमें थोड़ा सा सतर्क रहना है. खैर आपको तो डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, इसलिए v2 इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, m1 प्लस m2. इसको देखिए, यह आ जाएगा ट्वाइस ऑफ m1 u1, और इधर कितना हो जा रहा है, माइनस, यहां से अपना u2 कॉमन ले लेना प्लस u2 कॉमन ले लेना. अगर u2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, m2 माइनस m1. देखिए तो एक बार सही आ रहा है, प्लस प्लस इज प्लस एंड प्लस माइनस इज माइनस. अब यहां से जब आप v2 निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए ट्वाइस ऑफ m1 u1 बाई m1 प्लस m2 प्लस u2 इंटू m2 माइनस m1 होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2. दिस इज द वैल्यू ऑफ
V2, दिस द वैल्यू ऑफ V2। तो एक बार चेक कर लीजिए जो एक्सप्रेशन आया है वो करेक्ट है कि नहीं। यस, एक्सप्रेशन इज करेक्ट। और इस एक्सप्रेशन को मैं वापस से कहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। V2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ M1 बाई M1 प्लस M2 U1 प्लस M2 माइनस M1 बाई M1 प्लस M2 इंटू U2। ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। दोनों को एक बार लिख लीजिए, फिर याद करने का तरीका झट से बता देता हूं। बिना बारिश के पानी काम कर रहा है। ये दोनों हो गया। चलिए अब जरा दोनों एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए। V1 में U1 के सामने लिखा है फर्स्ट मास माइनस सेकेंड मास होल डिवाइडेड बाई सम ऑफ मास प्लस 2 टाइम्स M2 बाई दिस। वेरएज V2 में जो U2 के साथ लिखा था वो कहां लिखा है, V1 के साथ। यहां पे V2 है तो ये M2 माइनस M1 है, V1 था तो M1 माइनस M2 था। नीचे तो दोनों सेम है, तो बस ये एक्सप्रेशन आपस में क्या हो गए, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए। V1 के सामने U1 में ये वाला बड़ा वाला टर्म है, V2 में बड़ा वाला टर्म किसके साथ है, U2 के साथ है। बस यही एक्सप्रेशन आपको क्या रखना था, ध्यान रखना था। कोई बात नहीं, अभी इसको हम लोग कई सारे केसेस में इसको देखते हैं। तो अगर ये डेरिवेशन आपका पूरा कंप्लीट हो गया है यहां तक, तो फिर आगे लिखें टू केसेस। यहां तक लिख लिए सब लोग, जल्दी जल्दी लिखें। हो गया, चलिए लिखें टू केसेस अंडर द एक्शन ऑफ सेम एंड डिफरेंट मासेस आर एज फॉलोज। टू केसेस अंडर द एक्शन ऑफ टू इक्वल एंड two cases under the action of same and different masses are as follows. Case number one, when bodies are of same mass, अगर bodies क्या हैं, same mass की हैं। अगर हमारी बॉडी सेम मास की है तो क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। होगा यूं कि जो आपका V1 है, मैं वापस से V1 को लिखता हूं। V1 क्या है, M1 माइनस M2 होल डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस ट्वाइस ऑफ M2 बाई M1 प्लस M2 होल मल्टीप्लीकेशन U2। और V2 कितना है, V2 इज ट्वाइस ऑफ M1 बाई M1 प्लस M2 टाइम्स U1 प्लस M2 माइनस M1 होल डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू U2। ये इस प्रकार का एक्सप्रेशन है। अभी कह रहा इफ M1 एंड M2 आर इक्वल। अगर आप बताइए M1 M2 क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर M1 M2 बराबर हो गए तो कौन कौन सा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखिए ध्यान से, अगर M1 M2 बराबर हो गए तो आप V1 जब निकाल रहे होंगे, यहां पे लिखेंगे इफ, केस वन यही है ना, जब आपके मासेस क्या है, बराबर हैं, तो आप लिखोगे M1 इज इक्वल टू M2, जो कि किसके बराबर होगा, M के बराबर। तो V1 आप क्या लिखोगे, M माइनस M होल डिवाइडेड बाई M प्लस M इंटू U1 प्लस 2M बाई M प्लस M इंटू U2, यही लिखेंगे। अच्छा ध्यान से देखिए, M में से M जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो, तो ये हो गया जीरो प्लस ये 2M बाई 2M इंटू U2, ये कट गया। V1 कितना निकल के आ गया, U2 के बराबर। इसका क्या तात्पर्य है, द स्पीड ऑफ फर्स्ट बॉडी आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू दी स्पीड ऑफ सेकेंड बॉडी बिफोर कोलिजन। यानी खैर
अभी V2 भी निकाल लेते हैं तो और बेटर क्लैरिफिकेशन आपको आएगा। दूसरा देखिए V2 कैसे निकालेंगे, तो V2 क्या लिखेंगे आप, V2 इज इक्वल टू 2m बाई m प्लस m होल डिवाइडेड बाई U1 प्लस m माइनस m बाई m प्लस m इंटू U2। ये क्वांटिटी क्या हो गई, 0, तो V2 किसके बराबर हो जाएगा, 2m बाई 2m इंटू U1 प्लस 0। V2 हो जाएगा, ये कैंसल हो गया, किसके बराबर, U1 के बराबर, तो V2 इज U1 के बराबर। अब मैं वापस से ना बोला डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको समझ में आए। 3 केसेस थे, दिस वाज द फर्स्ट बॉडी, दिस वाज द सेकंड बॉडी, ये दोनों एक प्लेन पाथ पर चल रहे थे, इसका स्पीड था U1, इसका स्पीड था U2, टकराया और टकराने के बाद का सिचुएशन मैं बना रहा हूं, दिस इज A बॉडी एंड दिस इज B बॉडी, और A बॉडी किससे मूव करने लगा, V1 से, और B बॉडी किससे मूव करने लगा, V2 से। अब देखिए टकराने के बाद कह रहा है V1 जो है वो किसके बराबर होगा, U2 के, यानी V1 जो है वो U2 के, यानी इनिशियली जो B बॉडी जिस स्पीड से चल रहा था, अब ये बॉडी उसी स्पीड से चलेगा टकराने के बाद, और V2 कितना निकल के आया, U1, यानी जिस बॉडी ये जिस स्पीड से आ रहा था, अब ये उस स्पीड से भागने लग गया। इसका ये तात्पर्य है कि देयर इज सिंपली द एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटीज क्या हो गई, एक्सचेंज कर गई। जो जिस इनिशियली ए जिस बॉडी से चल रहा था, फाइनली बी उसी स्पीड से भाग रहा है, और इनिशियली बी जिस स्पीड में चल रहा था, टकराने के बाद ए इसी स्पीड में जा रहा है। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, जब कभी भी दो बॉडी के मासेस सेम है तो टकराने के बाद वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंटरचेंज हो जा सकती है। यहां तक लिख लिया होगा तो लिखे हेंस when two bodies of equal masses, hence when two bodies of equal masses undergo perfect elastic collision, the masses are interchanged. Undergo perfectly elastic collision, the masses are interchanged. मासेस क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज, मतलब वेलोसिटीज बदल जाती हैं। केस 2, पहला केस जब दोनों मासेस क्या थे, सेम थे। केस 2, व्हेन अ लाइट बॉडी कोलाइड्स अगेंस्ट अ हेवी मास, व्हेन अ लाइट बॉडी कोलाइड्स अगेंस्ट अ हेवी मास, that is M2 is much greater than M1. M2 is much greater than M1. ये मिटा दूं, M2 is much greater than M2। केस 2 बोल रहा हूं, केस 2 क्या है, इफ M2 जो है वो काफी बड़ा है M1 से। अगर इसको आप एग्जाम्पल वो डायग्राम से समझना चाहते तो ऐसा समझिए, एक छोटा सा बॉल है, ये जाके एक बहुत बड़े से बॉल में क्या कर रहा है, टकरा रहा है। इसके पास इनिशियल स्पीड क्या थी, U1, इसके पास इनिशियल स्पीड क्या थी, U2, ये A बॉडी है, ये B बॉडी है। टकराने के बाद क्या होगा, ये हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद देखेंगे कि टकराने के बाद इनके बीच में क्या होता है। ठीक है, वैसे मुझे जैसा आभास हो रहा है कि ये एक ट्रक है और ये एक साइकिल है, और साइकिल अगर किसी ट्रक में जाके टकराएगा तो ट्रक में कुछ होने वाला नहीं है, जो होगा किस में होगा, साइकिल में होगा। यही बात हम लोग देखते हैं, प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि सच में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसे मिटा दूं, चलिए अब आप क्या करिए, कह रहा है कि M2 जो है वो बहुत बड़ा है M1 से। अगर M2 बहुत बड़ा है M1 से, तो जो आप V1 निकाल रहे होंगे तो ध्यान से देखिए V1 के साथ क्या होगा, M1 माइनस M2 होल डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस ट्वाइस ऑफ M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू U2। ये आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन दिया गया है। अब जब आप इसको लिखेंगे तो ये जो M2 है, चूंकि ये बहुत बड़ा है तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। ये वाला टर्म अगर नेग्लेक्ट हो गया
तो M2 M2 आपस में क्या हो गया, कैंसिल, और V1 जो है वो मेरे ख्याल से किसके बराबर हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ U2 के बराबर, ट्वाइस ऑफ U2 के बराबर। देखिए तो ये चेक करके ऐसा आ रहा है क्या, अच्छा ये भी यहां इसको भी तो देखना है, एक मिनट, हाँ इसको भी देखिए। यहां पे जब आप देख रहे होंगे V1 इज इक्वल टू, ये नेग्लेक्ट हो गया तो यहां क्या बचेगा, ये भी नेग्लेक्ट हो गया तो बचेगा माइनस M2 बाई M2 इंटू U1। V1 इज इक्वल टू माइनस U1, ये वाली क्वांटिटी जीरो हो जाएगी। रीजन बीइंग ये बॉडी को आप क्या मान रहे हैं, रेस्ट पे मान रहे हैं, वो आपने नहीं लिखा है, लिखिए व्हेन अ बॉडी कोलाइड्स अगेंस्ट अ वेरी हेवी मास दैट इज M2 इज बहुत 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 बड़ा देन M1 एट रेस्ट, यानी ट्रक रुका हुआ है, साइकिल आकर उसमें क्या कर रहा है, धक्का मार रहा है, तो उस केस में ये वाली क्वांटिटी तो जीरो हो गई, ये वाली क्वांटिटी तो जीरो हो गई बिकॉज U2 ही जीरो था, और अगर U2 जीरो है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वांटिटी है दैट इज V1, यानी ए बॉडी का जो फाइनल स्पीड है वो क्या होगा मैं बताता हूं आपको। ये ट्रक ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा और ये जो साइकिल है ये टकराने के बाद इस दिशा में मूव करने लग जाएगी, ये इसका क्या होगा, V1 होगा, विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड वाइज U1 के बराबर एंड विथ वेक्टर माइनस U1 के बराबर। गॉट इट। सेकेंड V2 का क्या होगा, तो V2 को भी चेक करते हैं कि V2 का साथ क्या होगा। V2 के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, तो V2 वाले एक्सप्रेशन में भी हम लोग सारा वैल्यूज डाल के देखते हैं। V2 वाले एक्सप्रेशन में जो आप डालेंगे तो आप क्या लिखेंगे, V2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ M1 होल डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 टाइम्स U1 प्लस M2 माइनस M1 बाई M1 प्लस M2 इंटू U2। चूंकि U2 जीरो है तो ये वाला पूरा टर्म जीरो हो गया। इसको देखते हैं, V2 इज इक्वल टू, ये ऊपर वाली क्वांटिटी बहुत छोटी है तो मैं इसे क्या कर सकता हूं, जीरो बाई बहुत बड़ी क्वांटिटी इज ऑलवेज जीरो ओनली, तो ये भी जीरो प्लस ये भी जीरो दैट इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। यानी जब कभी भी कोई छोटी बॉडी किसी बड़े बॉडी को आकर टकराती है तो इनिशियली इसका जो स्पीड होगा वो भी क्या हो जाएगा, जीरो, ये भी स्पीड जीरो और ये भी स्पीड जीरो, यानी ये रेस्ट पर था और रेस्ट पर ही रहेगा। वही एग्जांपल जो मैंने आपसे कहा कि एक ट्रक में साइकिल लाके टकरा रहा है तो ट्रक मूव नहीं करेगी, साइकिल भली पीछे फेंका जाए, साइकिल पीछे फेंका सकता है पर ट्रक में कोई मूवमेंट नहीं होगा। लिखें इस पूरे चीज को लिखने के बाद, राइट, व्हेन अ लाइट बॉडी कोलाइड अगेंस्ट अ मैसिव बॉडी, व्हेन अ लाइट बॉडी collide against a massive body at rest, the light body rebound, massive body at rest, the light body rebounds after the collision। rebounds मतलब बाउंस बैक करना, पीछे की ओर गिर जाना, with an equal and opposite velocity, rebounds after the collision with an equal and opposite velocity. The massive body remains at rest. The massive body remains at rest practically. तो जो बड़ी वाली बॉडी है उसमें कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। डन, यहां तक कोई डाउट? तो दो ही केसेस हमने देखा, एक कौन सा केस था, द फर्स्ट केस वाज when masses are equal, और सेकेंड केस क्या था, सेकेंड केस है जब आप एक हल्की सी बॉडी जाके किसी बहुत भारी बॉडी में टकरा रही है। तो जब आपने दोनों मासेस को इक्वल रखा था तो टकराने के क्रम में क्या हो रहा था, टकराने के क्रम में वेलोसिटीज इंटरचेंज हो रही थी। लेकिन जब बहुत बड़ी बॉडी है और उसमें एक छोटी सी बॉडी आके टकरा रही है तो बड़ी वाली बॉडी में इनिशियली भी वो रेस्ट पे था, फाइनली भी वो रेस्ट पे ही रहेगा, लेकिन जो छोटी वाली बॉडी है उस जिस स्पीड से वो आके टकराया है उसी स्पीड से वो क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। देन नोट डालकर कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखें। फर्स्ट पॉइंट, नोट डालकर पहला पॉइंट लिखें, इन एन इलास्टिक कोलिजन द काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन
in an elastic collision the kinetic energy conservation holds true only after the collision is over. Only after the collision is over. Full stop. It does not hold true. It does not hold true during the short duration of actual collision. Between the short duration of actual collision. कह रहा एक्चुअल कोलिजन के दरमियान काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहता है, पर बिफोर कंजर्व रहेगा और आफ्टर भी कंजर्व रहेगा, ड्यूरिंग कोलिजन कंजर्व नहीं रहता है. सेकेंड, बिटवीन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्चुअल कोलिजन. नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ कोलिजन, second point, at the time of collision the two colliding objects are deformed. At the time of collision the two objects are deformed and may be momentarily at rest, may be momentarily at rest with respect to each other. With respect to each other, may be momentarily at rest with respect to each other. Next, तो जब वो दो बॉडी टकरा रहे हैं तो उस टाइम दोनों बॉडीज में डिफॉर्मेशन संभव है, डिफॉर्मेशन होगा ही, और जिस क्षण वो टकरा रहे होते हैं उस क्षण पर वो दोनों रेस्ट पर आए होंगे, और इस नई रेस्ट पर आएंगे तो फिर बाउंस बैक कैसे करेगा, या वेलोसिटीज एक्सचेंज कैसी होंगी. जितना ज्यादा इलास्टिक कोलिजन होगा, वेलोसिटी अगर कोलिजन इलास्टिक नेचर का होगा तो आपको बाहर से देख के पता नहीं चलेगा. मैंने याद है एक एग्जांपल बोला था कि इधर से एक बॉब को आप ऊपर उठा रहे हैं और इस तरफ वाला बॉब उठ रहा है, तो क्या हुआ, इधर से उधर तक में क्योंकि हर जगह इलास्टिक कोलिजन हो रहा था तो वेलोसिटीज एक्सचेंज होती चली गई. वेलोसिटी एक्सचेंज हुआ मतलब आपने इसको जब यहां से भेजा तो ये वाली स्पीड यहां आई, इसने इसका स्पीड ले लिया और इसने इसका स्पीड ले लिया. तो जो पहली वाली बॉडी थी, मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है, या मैं डायग्राम करके दिखाता हूं ताकि समझ में आ जाए. ये इस तरह का आपने एक कंडीशन देखा होगा जहां पे इस तरह से 4 या 5 बॉब ऐसे आपस में सब कांटेक्ट होकर रहते हैं. देखा है ना आपने इस तरह का एक अरेंजमेंट, जनरली वीडियोस वगैरह में रहता है, या कई बार बुक के कवर में भी इस तरह का एक दिखाते हैं. अब ये मान लीजिए इधर आया, ये सपोज करिए ये वाला उठ के इधर आ गया. अब ये वाला जैसे ही उठ के इधर आया होगा, ये डॉटेड कर दे रहा हूं, अब ये जैसे ही उठ के यहां आया होगा, यहां से जब ये यहां पहुंचा होगा इसके पास कुछ वेलोसिटी भी रही होगी, उस वेलोसिटी को मैं क्या बोलूंगा, u1 बोलूंगा. अच्छा, ये तभी संभव है जब ये सारे एक ही साइज के होंगे. मेरा अलग अलग बना है क्योंकि मैंने मार्कर से बनाया है, पर अगर ये एक्चुअल बनाया जाए तो सारा सटा हुआ भी रहता है और सब एक ही साइज का रहेगा, है ना, ये सब एक ही साइज का रहता है. अब जैसे ही ये यहां पहुंचा होगा, इसकी वेलोसिटी क्या दी, u2 क्या था, u2 वाज 0. यहां पर ये आया होगा तो इसकी कुछ वेलोसिटी इनिशियल रही होगी, और ये तो रेस्ट पर था. आफ्टर कोलिजन क्या होगा, v1 विल बी इक्वल टू 0 क्योंकि वेलोसिटी एक्सचेंज हो जानी है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, v2 विल बी इक्वल टू u1, वेलोसिटी एक्सचेंज हो गई. यानी इसकी जो यहां पर वेलोसिटी थी वो इसमें आ गई, इसने अपनी वेलोसिटी को इसमें दिया, इसने अपनी वेलोसिटी के साथ इससे एक्सचेंज किया, लास्ट वाला उसी टाइम क्या हो गया, इस वेलोसिटी से, किस वेलोसिटी से, जिस वेलोसिटी से आया था उसी वेलोसिटी से ये क्या हो गया, बाहर की ओर निकल गया. ये वेलोसिटी एक्सचेंज तभी संभव है जब दो कंडीशन क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए. एक, वहां पर कैसा कोलिजन होना चाहिए, इलास्टिक कोलिजन. दूसरा, सारे के मासेस सेम और शेप आइडेंटिकल होना चाहिए. शेप आइडेंटिकल नहीं भी हो पर मासेस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए. शेप आइडेंटिकल में स्फेरिकल शेप लेते क्योंकि स्फेरिकल शेप में ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी का जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है वो बहुत छोटा होता है, और हमेशा याद रखिएगा एनर्जी लॉस वहीं कम होगा जहां कॉन्टैक्ट पॉइंट कम होगा या वेरी स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होता है. चलिए लिखिए इस बात को. पॉइंट नंबर 3, इफ द इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ बोथ द बॉडीज आर अलोंग, इफ द इनिशियल वेलोसिटी and final velocity of both the bodies are along the same straight line, then it is called a one-dimensional collision. If the initial velocity and final velocity of both the bodies are along the same straight line, then it is called
a one dimension collision or head on collision. Then it is called a one dimension collision or head on collision. हेड ऑन का मतलब होता है ये बिल्कुल सीधे सीधी जाके उस पर क्या कर जाए, कोलाइड कर जाए. ऐसे अगर कुछ हुआ तो उसको हेड ऑन बोलते हैं. ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, हेड ऑन. ऐसे होना चाहिए, परफेक्ट कोलिजन, हेड ऑन. लेकिन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, नया हेडिंग डालिए, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन. अब इलास्टिक कोलिजन आपने देख लिया, अब हमें क्या देखना चाहिए, इन इलास्टिक कोलिजन. इन इलास्टिक कोलिजन किसे कहते हैं, जब दूसरी वाली जो बॉडी है उससे जब वो टकराएगा तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट कर जाएगा. इन इलास्टिक का यही मतलब हो जाता है ना, वेयर देयर इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. परफेक्टली इलास्टिक का मतलब कंप्लीट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, ट्रांसमिट हो गया. और ट्रांसमिट होगा तो पहली वाली बॉडी क्या हो जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी. मैंने आपसे इसका एग्जांपल दिया होगा, कोई लोहे का बॉल है उसको आप जमीन पर गिराइए, लोहे के बॉल को जो आप जमीन पर गिराएंगे वो क्या करेगा, जमीन पर गिरेगा और वहीं रह जाएगा, बाउंस बैक तो नहीं होगा. ये जो बाउंसिंग बैक नहीं हो रहा इसका मतलब है वो इनइलास्टिक है. लिखें, when the two colliding bodies moves together, when the two colliding bodies moves together with same moves together with a same speed after collision with same speed या common speed after collision is known as perfectly inelastic collision. perfectly inelastic collision क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए क्या हो रहा है. देखें, ये अगर मेरा बॉडी है, दिस इज माय फर्स्ट बॉडी, सपोज दिस इज ए बॉडी, इट इज मूविंग विथ सम वेलोसिटी u1. ये आपकी दूसरी वेलोसिटी है, दूसरी बॉडी है, दिस इज मूविंग विथ वेलोसिटी u2. थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर रहे हैं कि u2 क्या है, रेस्ट पर है. ये आकर इस पर टकराएगा, ये आकर इस पर क्या होगा, टकराएगा. अब जब ये आकर इससे टकराया होगा तो चूंकि कोलिजन कैसा है, इनइलास्टिक है, ये चपक जाएगा, ये चपक जाएगा ना, क्योंकि कोलिजन इलास्टिक होता तब ना फिर ये इनके वेलोसिटी चेंज हो जाती. यानी ड्यूरिंग कोलिजन के बाद के समय के लिए यू कैन कंसिडर दिस बोथ एज अ सिंगल यूनिट, और ये फिर किसी एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से क्या करने लग जाएगा, मूव करने लग जाएगा. इस तरह का जहां कहीं भी मोशन होता है तो जो कोलिजन हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, इन इलास्टिक कोलिजन. डेफिनेशन को पढ़िए, when the two colliding bodies move together as a single body with constant speed या velocity after collision is known as perfectly inelastic collision. ये डायग्राम आप अपनी कॉपी में बना लें. और चूंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो मोमेंटम इसमें क्या किया जा सकता है, कंजर्व किया जा सकता है. यानी P इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू P फाइनल. P इनिशियल क्या होगा, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v के बराबर. और यहां से जब आप v निकालोगे तो क्या आएगा, m1 प्लस m2 टाइम्स u1 प्लस m2 बाई m1 प्लस m2 टाइम्स u2. उसी फॉर्मेट में लिखा हूं जिस फॉर्मेट में हमने अभी से पहले भी स्पीड्स के बारे में लिख रखा था, है ना. उसी फॉर्मेट में मैंने इसे लिखा है ताकि आपको याद रखना थोड़ा सा रिलेटिवली आसान हो जाए. इस केस में जो केस हमने कंसीडर किया है, चूंकि उसमें इनिशियली दिस क्वांटिटी इज एट रेस्ट, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, m1u1 बाई m1 प्लस m2. अगर आप ये मानते हैं कि आपका जो u2 है वो क्या है, 0 है, तो u2 अगर 0 है तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी, देन योर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू m1u1 बाई m1 प्लस
m1u1 बाई m1 प्लस m2 के बराबर। गॉट इट? अब अगर ये बात समझ में आ गई तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी का हम लोग कंजर्वेशन करेंगे। मैंने क्या कहा, कोलिजन के टर्म में हमेशा हम लोग को क्या करना होता है, दो चीजें ही कंजर्व करनी होती है, एक मोमेंटम और दूसरा काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मोमेंटम वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग देखते हैं। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? आप बताइए, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आप क्या लिखेंगे, हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर लिखेंगे, नहीं लिखेंगे? के फाइनल आप क्या लिखेंगे, हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए, अगर ऐसा आप लिखते हैं तो वहां पे आप स्टेटमेंट फॉर्म में लिखें, एज नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, हेंस both momentum and kinetic energy can be conserved. Both momentum and kinetic energy can be conserved. Both momentum and kinetic energy can be conserved in case of elastic collision. In case of elastic collision, ELASTIC, elastic collision. Whereas in case of inelastic collision, whereas in case of inelastic collision, momentum can be conserved. In case of inelastic collision, momentum can be conserved, but kinetic energy cannot be conserved. But kinetic energy cannot be conserved. Kinetic energy cannot be conserved. Why kinetic energy cannot be conserved? Because in elastic में there is a loss of kinetic energy. तो हमें पता करना है कि कितना kinetic energy का लॉस यहां पर हुआ है, क्योंकि जब ये टकराया होगा तो कुछ ना कुछ स्पीड में परिवर्तन आया। भाई ये किसी स्पीड से चल रहा था, ये किसी और स्पीड से चल रहा है, कुछ ना कुछ स्पीड का परिवर्तन हुआ, तो वो कितने से काइनेटिक एनर्जी चेंज कर गया वो हमें निकालना है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन ये दिया हुआ था, v आपने ऑलरेडी अभी निकाला है, मैंने उसके एक्सप्रेशन को यहां क्या कर दिया, पुट कर दिया। अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल किसके बराबर, हाफ, इससे एक बार से इसका एक बार कैंसिल करता है। अच्छा ठीक है, कैंसिल करने से पहले एक स्टेप और लिखते हैं, m1 प्लस m2 इंटू m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, कहने राइट। ये इससे एक टर्म कैंसिल हो गया, काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना निकला, हाफ m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपको दिया हुआ है u1 m1 के टर्म्स में, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपको दिया हुआ है u1 m1 के टर्म्स में। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालिए। तो पहले यहां तक लिख लीजिए, देन यू राइट लॉस इन, नहीं उसके बाद मैं बोल रहा हूं कि इसके बाद हेडिंग डाल लेना चाहिए आपको, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो पहले यहां तक लिख लें, उसके बाद लिखें लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। हो गया यहां तक? वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं आप लोग, बहुत तेजी तेजी से लिखते हैं। छोटा सा डेरिवेशन है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का, मिटा रहा हूं इसे मैं। सिर्फ दो एक्सप्रेशन अपने काम का है, एक ये वाला एक्सप्रेशन और एक इनिशियल वाला। अब इनिशियल वाले एक्सप्रेशन में एक और चीज देखिए, क्योंकि मेरा इनिशियल वेलोसिटी u2 जीरो था, तो ये वाला टर्म भी क्या हो गया, जीरो हो गया। मैं यहां लिख सकता हूं ना, चेंज इन के ई इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। के फाइनल कितना है, हाफ m1 u1 स्क्वायर बाई m1 प्लस m2 माइनस, यहां क्या लिखते हैं, हाफ m1 u1 स्क्वायर। यहां से जरा ध्यान से देखिए क्या क्या लिख सकता हूं मैं, यहां से पूरा बाहर ले लेता हूं, हाफ m1 भी आएगा और u1 स्क्वायर भी आएगा, ये पूरा कॉमन आ गया। तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा m1 माइनस 1 बाई
m1 प्लस m2, ये मेरे पास बच गया। अब ये मिटा रहा हूं, समझ में आया क्या किया? दिस इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसको माइनस कर दिया। हाफ m1 u1 का होल स्क्वायर ब्रैकेट m1 माइनस m1 प्लस m2 होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अच्छा ये प्लस या माइनस कट गया, क्या बचा? हाफ m1 u1 स्क्वायर इंटू m2 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2। हाफ यहां से देखिए m1 m2 होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 बाई u1 स्क्वायर। एक माइनस साइन वहां पर आ रहा है, माइनस साइन कैसे आया? के इनिशियल, अच्छा हम लोगों को बड़े में से छोटा माइनस करना था। खैर, तो आप ना इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, बिकॉज लॉस मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। मतलब पॉजिटिव इसलिए होना चाहिए बिकॉज चेंज क्या है? इनिशियल माइनस फाइनल या फाइनल माइनस इनिशियल, आप जो भी करें, चेंज का तो नेगेटिव से मतलब नहीं है, कितने से बदलाव हो गया। अब वो कहता कि बताइए फाइनल से इनिशियल कितना चेंज हुआ, तो आप अलग बता दिया, इनिशियल से फाइनल का चेंज, तो सिर्फ चेंज कह रहा है। तो चूंकि मैग्नीट्यूड है तो यहां से नेगेटिव में हटा रहा हूं, नेगेटिव हटा रहा हूं तो क्या होगा? हाफ m1 प्लस m2 बाई m1 इंटू m2 बाई m1 प्लस m2 होल इंटू u1 स्क्वायर। अच्छा जरा थोड़ा सा एनालिसिस करके देखिए। हाफ इज अ कांस्टेंट, पॉजिटिव क्वांटिटी, दिस इज अ 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 पॉजिटिव क्वांटिटी, और u अगर नेगेटिव होता भी तो उसका स्क्वायर है, तो ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। अल्टीमेटली आप ये कह सकते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है? ये क्या है? पॉजिटिव क्वांटिटी है। हाँ, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तब पॉजिटिव, चाहे आप इसको फाइनल माइनस इनिशियल करें या इनिशियल माइनस फाइनल, अगर ये नेगेटिव आ भी गया है तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज तो ऑलवेज क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा, और पॉजिटिव आएगा तो आप डेल्टा के ही क्या कह सकते हैं? क्या है? पॉजिटिव है। इसका मतलब एनर्जी वॉज लॉस्ट, एनर्जी वॉज लॉस्ट, तो ड्यूरिंग कोलिजन सम एनर्जी वॉज लॉस्ट। अब लॉजिकली मेरे से ही गलती हो गई भाई, मेरे को तो ये लॉजिक से भी समझ में आना चाहिए था कि इनिशियली एनर्जी ज्यादा होगी और फाइनली कम, ये टकराने के बाद लॉस होने वाला है। मेरे को चेंज में क्या लिखना चाहिए था? के आई माइनस के एफ, और के आई माइनस के एफ लिखते ना ये सारा चीज उल्टा हो जाता, और ये जो नेगेटिव आ रहा है ये कभी नेगेटिव नहीं आता, क्योंकि ये तो लॉजिकली हम सोच सकते हैं ना कि चूंकि इनिशियली बॉडी एक एनर्जी लेके, मतलब एक पॉजिटिव क्वांटिटी लेके चल रही है, एक स्पीड से चल रही है, टकराने के बाद उसका कुछ ना कुछ तो एनर्जी कम होगा, तो कम होगा यानी इनिशियली उसके पास ज्यादा था, फाइनली कम था, तो लॉजिकली के आई माइनस के एफ निकालना चाहिए था। पर चूंकि चेंज का फॉर्मूला जनरली हमारे दिमाग में क्या सेट रहता है? फाइनल माइनस इनिशियल, इसलिए ये नेगेटिव साइन का यहां पे झोल फंस गया, और एल्स चेंज इज ऑलवेज पॉजिटिव। लॉजिकली अगर आप के आई माइनस के एफ लिखते तो ये क्वांटिटी आगे होती, ये क्वांटिटी पीछे, तो ये जो m1 माइनस 1 आया, ये 1 माइनस दिस आता, और 1 माइनस दिस आता तो ऑब्वियसली क्या आ जाता? पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव होता तो ऐसे भी पॉजिटिव आ रहा है, और अगर आप लास्ट एक्सप्रेशन को देखो तो ये भी क्या आ रहा है? पॉजिटिव। मास इज पॉजिटिव, दिस मास इज पॉजिटिव, दिस मास इज पॉजिटिव, दिस मास इज पॉजिटिव, और जो चीज एक पॉजिटिव नहीं थी तो उसका स्क्वायर दिया हुआ था, वो भी पॉजिटिव और हाफ भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव। दिस मींस, यहां तक लिख लिए सब लोग? लिख लिए तो लिखें, दिस मींस kinetic energy is lost during the collision, kinetic energy is lost during the collision, kinetic energy is lost during the collision in the form of heat, light and sound energy. Heat, light and sound energy. डन। यानी जब कभी भी कोई दो बॉडी इलास्टिकली टकराएगी, इनइलास्टिकली टकराएगी, तो उसमें हीट, साउंड और लाइट जैसी एनर्जीज पैदा होती। हेडिंग डालें, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या कोफिशिएंट ऑफ रिजालियंस, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या कोफिशिएंट ऑफ रिजालियंस, COEFFICENT, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, RESTITUTION, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और कोफिशिएंट ऑफ रिजालियंस, RESALIANCE, रिजालियंस। डिफाइन करिए उसको।
व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ रिजैलियंस या कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। मैथमेटिकली इसका डेफिनेशन अलग है, वेयर एज अगर आप इसे फिजिकली बोलें कि इसका डेफिनेशन क्या होता है, तो फिजिकली इसका डेफिनेशन ये होता है कि हर बॉडी का अपना एक कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है, हर बॉडी का अपना कोफिशिएंट ऑफ रिजैलियंस होता है। जब ई की वैल्यू मुझे बताती है कि ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर वो बॉल गिरने वाला है वो इलास्टिक बिहेव करेगा, इनइलास्टिक बिहेव करेगा, कि वो परफेक्टली इनइलास्टिक होगा, कि परफेक्टली इलास्टिक होगा, कि मीडिएटली कुछ बीच बीच का वो वैल्यू आएगा। तो ई की वैल्यू देख के, जैसे आपको याद हो हम लोग फ्रिक्शन में जब देख रहे थे तो म्यू की वैल्यू देख के आप बता देते थे ना इसका फ्रिक्शन ज्यादा होगा कि कम होगा। अगर कहीं पे म्यू की वैल्यू 0.9 है तो आप क्या बोलते थे, हाईली बॉडी का जो सरफेस है वो बहुत ज्यादा फ्रिक्शन वाला है, और जब म्यू की वैल्यू 0.03 दी गई है इसका मतलब फ्रिक्शन बहुत कम है। ऐसे ही ई की वैल्यू को देख के आप बता सकते हैं कि यहां पे क्या होगा, इलास्टिक कोलिजन होगा, इनइलास्टिक कोलिजन होगा, परफेक्टली इलास्टिक होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक होगा, या बीच बीच का कुछ भी होगा। तो ये ई का वैल्यू हमें इसकी इंफॉर्मेशन देता है, राइट। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, राइट, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ relative velocity of separation after collision. It is defined as the relative velocity of it is the ratio of, it is defined as the ratio of relative velocity of separation after collision by relative velocity of approach, relative velocity of approach before collision, or E is equal to V2 minus V1 whole divided by U2 माइनस U1 के बराबर होता है। E इज इक्वल टू V2 माइनस V1 बाई, सॉरी U1 माइनस U2 होगा ना, U1 बड़ा होता है ना, U1 माइनस U2, U1 बड़ा होता है ना, U1 माइनस U2 के बराबर होता है। हाँ, इसी को कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलते हैं। अब ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन का मतलब है, रेस्टिट्यूशन मतलब जिस सरफेस पर गिर रहा है उस सरफेस की एक प्रॉपर्टी है कि वो उसको बाउंस बैक कर देगा, कि कंप्लीटली बाउंस बैक नहीं करेगा, कि पूरा पकड़ के रख लेगा, वो डिपेंड करेगा ना कोलिजन के टाइप के ऊपर। तो वही ये बताता है ई की वैल्यू कि ये किस तरह से बिहेव करेगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देना, अगर मैं कहता हूं कि कोलिजन कैसा हुआ, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या आपने डेरिवेशन किया था, आपने लिखा था V2 माइनस V1 इज इक्वल टू U1 माइनस U2, लिखे थे क्या, देखे तो आपने परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में ये लिखा था क्या, डेरिवेशन किया था क्या, इलास्टिक में किए थे, V2 माइनस V1 बाई U1 माइनस U2, U1 माइनस U2 इज इक्वल टू 1। यानी जब जब E की वैल्यू 1 होगी तब तो मैं कह सकता हूं कि वो बॉडी कैसा करेगा, इलास्टिकली कोलाइड करेगा। तो ये E क्या दे रहा है, ये E मुझे बता रहा है कि कोलिजन कैसा होने वाला है। अच्छा, E की वैल्यू 0 कब होगी, परफेक्टली इनइलास्टिक होगी, तो E की वैल्यू 0। E की वैल्यू 0 का मतलब है ऊपर वाली वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएगी, और 0 बाई समथिंग इज 0, तो 0 आ जाएगा। तो इस हिसाब से सिर्फ वो जो जहां पे आपने वो डब्बा बनाया उसके नीचे लिखे वेयर U1 एंड U2 आर द वेलोसिटीज ऑफ बॉडी, U1 एंड U2 आर द वेलोसिटीज ऑफ बॉडी बिफोर कोलिजन, एंड V1 एंड V2 आर द वेलोसिटीज ऑफ बॉडी आफ्टर कोलिजन। U1 and U2 are the velocities of body before collision and V1 and V2 are the velocities of body after collision. हेडिंग डालें डिफरेंट टाइप ऑफ कोलिजन, एक टेबल बनाना है आपको, डिफरेंट टाइप ऑफ कोलिजन।
उसके अंदर फर्स्ट कॉलम में लिखें कोलिजन, कोलिजन के नीचे क्या लिखना मैं बोल देता हूं ताकि उसी हिसाब से आप जगह छोड़ेंगे। आप लिखेंगे इलास्टिक कोलिजन होगा, इन इलास्टिक होगा, परफेक्टली इलास्टिक होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक होगा। सेकंड में आप लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी में आप लिखेंगे कंजर्व्ड रहेगा, कंजर्व नहीं रहेगा, ये लिखेंगे आप। थर्ड में लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, अब ई की वैल्यू 1 होगी, 0 होगी, 0 से 1 के बीच में होगी, 1 से बड़ी होगी, ये सारी चीजें आप लिखेंगे। एंड लास्ट एग्जाम्पल, लास्ट में आप लिखेंगे एग्जाम्पल, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बगल में आप लिखेंगे एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल वाले पार्ट में ठीक है, सब में बराबर बराबर जगह भी छोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला लिखिए इलास्टिक कोलिजन, फर्स्ट लिखिए इलास्टिक कोलिजन। आपको पता है इलास्टिक कोलिजन के केस में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहता है नहीं रहता है? हाँ रहता है, तो क्या लिखेंगे कंजर्व्ड। अभी मैंने बताया ई की वैल्यू इलास्टिक कोलिजन के केस में क्या आती है 1, तो ये परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक मतलब परफेक्टली इलास्टिक ही होता है, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के मतलब वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। और ये कहां होता है? एग्जाम्पल मैंने आपको लिखवाया था बिटवीन एटॉमिक पार्टिकल्स, याद है जब आपको इलास्टिक और इनइलास्टिक का डिफरेंस लिखाए थे तो वहां पे लिखवाया होगा, ये कहां होता है बिटवीन एटॉमिक पार्टिकल्स। सेकंड लिखे इनइलास्टिक कोलिजन, सेकंड लिखे इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन में कंजर्व रहता है एनर्जी? नो, नॉट कंजर्व, लिख दीजिए नॉट कंजर्व। और जो ई की वैल्यू है इनइलास्टिक के केस में, इनइलास्टिक के केस में ई की वैल्यू जो होती है वो लाई करती है 1 से छोटी और 0 से बड़ी, 1 से छोटी और 0 से बड़ी, इसके बीच की कोई भी वैल्यू वहां पर सेट हो सकती है। गॉट इट? नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑर्डिनरी एलिमेंट्स, कोई भी दो ऑर्डिनरी एलिमेंट जब आपस में टकराएंगे तो इसी तरह का कुछ होगा। नेक्स्ट परफेक्टली इनइलास्टिक, थर्ड केस है परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक के केस में मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हाँ पूरा रेस्ट पे, यानी टकराने के बाद जो सेकेंड वाला जो ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट वाला जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा पूरा उसमें रेस्ट पे आ जाएगा। ई की वैल्यू इज इक्वल टू 0, ई की वैल्यू 0। और जनरली जब गोली मारते हैं, शूटिंग करते हैं, तो उस केस में जो आपका फर्स्ट बॉडी है वो रेस्ट पर रहता है और सेकंड बॉडी पूरी एनर्जी लेकर निकल जाता है, तो उसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी अगर नहीं होगा तो सेकंड बॉडी इतना तेज जा पाएगा? आपने सिंपल सा एक ट्रिगर दबाया और इतनी तेज से वो कैसे निकल गया? इसलिए निकल पाया क्योंकि कंप्लीट एनर्जी कोलिजन के बाद क्या कर दिया गया? ट्रांसफर कर दिया गया। सिर्फ उसमें वही एक कहानी नहीं होती, और भी बहुत सारे उसमें काम है, जैसे पीवी वर्क होता है, तो हम लोग उतना डिटेल में अब पूरा बुलेट नहीं पढ़ने जा रहे हैं कि भाई कैसे गोली चलाया जाता है, पर एक एग्जांपल आप लिख सकते हैं शूटिंग का। जो शूट वगैरह करते हैं, जो बंदूक चलाते हैं, वो आपका परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। या फिर कोई बॉल को अगर आप जमीन पर डाल दें, ये इस तरह के पक्का वाले जमीन पे, तो जो होगा उसे क्या बोलेंगे? अच्छा, वो अगर पक्का टाइल्स का बना हो तो क्या होगा? टाइल्स टूट जाएगा। टाइल्स टूटने का मतलब है एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुआ। आप अगर कार के ऊपर मार रहे हैं, कोई लोहा से आपने कार के ऊपर मारा, तो वो कार के ऊपर जैसे ही आप मार रहे हैं तो बॉल वहां टकरा के नीचे गिर गई ग्रेविटी की वजह से, पर जो उसमें डिफॉर्मेशन आया, ये क्यों बोल रहा हूं? गलती से भी मेरे कार के ऊपर इस तरह का प्रयोग नहीं करना है, नहीं ऐसे करना भी नहीं है। ये तो किया हुआ है, बदमाश बॉल खेलता था सामने। खैर, तो दैट इज शूटिंग। तो इस तरह के एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं। एंड द फोर्थ एग्जाम्पल इज सुपर इलास्टिक। सुपर इलास्टिक उसको बोलते हैं जो मैं आपसे नहीं कहना था, कई बार पिंग पोंग बॉल होता है, आप डप्पा किया और जहां से छोड़े था उसके ऊपर आ गया, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर गई, तो क्या लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, और ई का क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। और जनरली ऐसा कब होता है? एक्सप्लोजन के केस में, बम जब फट एक्सप्लोजन, तो काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन। बुलेट वाले केस में भी सुपर इलास्टिक बोला जा सकता है ना? कैसे? क्योंकि दोनों बुलेट भी रेस्ट, वहां पे तो मास भी कंजर्व हुआ और काइनेटिक एनर्जी का लॉस निकाला, तो मास चूंकि कंजर्व है, आपने मोमेंटम कंजर्वेशन में बुलेट और उसका केस देखा होगा, मास इनिशियल मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू फाइनल मास एंड फाइनल वेलोसिटी, तो वो वहां पे कंजर्वेशन होता है, पर काइनेटिक एनर्जी वहां पे कंजर्व नहीं रहती, बिकॉज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मे नॉट बी इक्वल टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज वहां पे कुछ ना कुछ लॉस होगा। तो अगर वहां लॉस हो गया तो परफेक्टली इनइलास्टिक का केस नहीं,
ये है कि हम कह सकते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो गया, पर ऐसा नहीं हुआ कि काइनेटिक एनर्जी पूरा ट्रांसमिट हो गया। पूरा ट्रांसमिट नहीं होता है। पूरा ट्रांसमिशन होने लग जाए तो फिर क्या, फिर तो सारा ही परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ये हो जाएगा, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं। लास्ट और द फाइनल हेडिंग इज रीबाउंसिंग ऑफ अ बॉल। लास्ट एंड फाइनल हेडिंग ऑफ द चैप्टर इज रीबाउंसिंग ऑफ अ बॉल। रीबाउंसिंग ऑफ अ बॉल, क्या मैं कहना चाह रहा हूं इसको जरा ध्यान से समझिएगा। ये लिख लिया ना सारा कुछ। रीबाउंसिंग ऑफ अ बॉल का क्या मतलब है? अब देखिए, ई के ऊपर डिपेंड करता है कि बॉल किस तरह से बाउंस करता है। अब मुझे बताइए कि अगर मेरा बॉडी सिर्फ इलास्टिक कोलिजन कर रहा है तो इलास्टिक कोलिजन होगा तो देयर विल बी सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कंप्लीटली लॉस तो नहीं होगा। कंप्लीटली लॉस तो उसके केस में हो जाता कि आपने लोहे के बॉल को जमीन पर गिरा दिया, वो वहीं गिरा और वहीं रुक गया। लेकिन हम लोग जो ये कॉस्को या ये सब जो बॉल खेलते हैं उसके केस में क्या होता है, सपोज करिए ये जमीन है, तो आप जब बॉल को डप्पा कराते हैं, बॉल ऐसा डप्पा खाया, फिर यहां से उठ के ऊपर तो गया पर उतने हाइट को नहीं गया, थोड़ा उससे कम। फिर उसके बाद ये बॉल वापस से क्या आया, नीचे की ओर आया, और अगली बार जो नीचे आया तो फिर जो ऊपर गया वो उससे थोड़ा कम। फिर उसके बाद जो नीचे आया, फिर उसके बाद जो नीचे आया, उसके बाद जो ऊपर गया वो फिर थोड़ा कम। फिर उसके बाद जो नीचे आया, फिर उसके बाद और थोड़ा कम। तो ये जो ग्राफ का, ये किस तरह का जो ग्राफ बनता आ रहा है, जहां पे एवरी टाइम द एनर्जी ऑफ द बॉडी, तो कहीं ना कहीं हर बार कुछ ना कुछ लॉस होता जा रहा होगा। नहीं तो ऐसे जो बॉल आप डप्पा कराते हैं तो डिग 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 ऐसे डप्पा करते हुए जो रुक जाता है, एवरी टाइम व्हेन इट इज कोलाइडिंग, एज द कोलिजन इज नॉट परफेक्टली इन इलास्टिक, सिर्फ इलास्टिक है, तो कुछ काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से अगली बार जब वो ऊपर जा रहा है तो फिर नीचे थोड़ा कम नीचे गया, फिर और नीचे कम गया, और नीचे कम गया। उस केस में आपसे अगर कोई पूछ ले कि थर्ड डप्पा के बाद कितना हाइट होगा, क्या पूछे? थर्ड डप्पा के बाद, फर्स्ट डप्पा, सेकेंड डप्पा, थर्ड डप्पा के बाद वो कितना हाइट ऊपर गया होगा, ये अगर मेरे को कोई पूछ ले सवाल में कैसे निकालते हैं, तो उसका एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं जिससे आपको ये आसानी से निकल जाएगा। तो यहां पर आप लिख लें व्हाट आर द वेरियस हाइट्स। जो पहली बार गिरा है तो वो h1 हाइट से गिरा है, सेकेंड बार जब वो ऊपर से गिर रहा है तो जो हाइट है दैट इज h2, थर्ड बार जो गिर रहा है द हाइट इज h3, फोर्थ बार जो गिर रहा है तो हाइट इज h4, और ऐसे ही ये हाइट कम होता चला जाता है, और ये hn बहुत आगे चल के जो हाइट होगा इसको मैं क्या बोल रहा हूं, hn बोल रहा हूं। तो अगर आपसे hn कोई पूछे तो उसका फॉर्मूला होता है hn इज इक्वल टू e टाइम्स 2n इंटू द ओरिजिनल हाइट h। ओरिजिनल हाइट h मतलब जहां से उसको फेंका गया था। nth डप्पा के बाद उसका क्या हाइट रहने वाला है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला होता है वेयर h इज व्हाट, एक्चुअल हाइट। h इज एक्चुअल हाइट, एक्चुअल हाइट है। e इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और n इज nth डप्पा, नहीं, nth टाइम बाउंसिंग ऑफ बॉल, nth टाइम बाउंसिंग ऑफ बॉल, नंबर ऑफ टाइम्स जो बाउंसिंग ऑफ बॉल हुआ है, नंबर ऑफ टाइम्स जो बाउंसिंग ऑफ बॉल हुआ है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये कहते हैं। Got it? Done? इसके नीचे लिख लें। अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि यार जब ये रुकेगा तो ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया होगा, फिर ऊपर गया h1, h2, फिर ऊपर गया h2, फिर आया h2, फिर h3, फिर h3, तो ऐसे जोड़ के कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया जब ये रुका, रुकने से पहले इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। इसके नीचे लिखें टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिफोर
द बॉडी कम्स टू रेस्ट इज गिवन बाय टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, बॉडी कम्स टू रेस्ट इज गिवन बाय S is equal to h times 1 plus e का स्क्वायर by 1 minus e का स्क्वायर is given by S is equal to h bracket 1 plus e का स्क्वायर by 1 minus e का स्क्वायर, where e is coefficient of restitution, h is actual height and S is total distance traveled. Total distance traveled. इस प्रकार से आपका ये वाला पर्टिकुलर चैप्टर समाप्त हो गया। अगली क्लास में अब आपके एग्जाम से पहले दो चैप्टर रह गए हैं, एक ग्रेविटेशन और दूसरा रोटेशन। अब आप चाहते हैं कि पहले रोटेशन पढ़ाया जाए कि पहले ग्रेविटेशन, या आप लोग बताइएगा? रोटेशन, ठीक है। तो अगली क्लास से हम लोग रोटेशन एज अ चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।